हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो मेन हेडिंग है वो है दागी सांसदों विधायकों की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट खफा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान और पूर्व सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज सीबीआई और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के मामलों की जांच और ट्रायल पूरा होने में अत्यधिक देरी पर बुधवार को नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि 10 से 15 साल में अब से अभी तक जांच ही चल रही है, उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है वह पता लगाएं कि समय पर जांच पूरी करने के लिए क्या अतिरिक्त लोगों और संसाधनों की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणियां सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के जल्द निपटारे की मांग वाली अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। मंगलवार को न्याय मित्र एवं वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने रिपोर्ट दाखिल की थी कि जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की स्थिति बताई गई है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों द्वारा लंबित मुकदमे वापस लेने का ब्यौरा भी दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे के मामले में राज्य सरकार ने 77 यानी 77 मुकदमे वापस लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, तालिबान से रिश्तों पर पुनर्विचार संभव। देखिए, तालिबान ने अब जब पूरी तरीके से शासन अपने हाथों में ले लिया है तो हर देश अब ये चाहता है कि वहाँ पर जो उनके प्रोजेक्ट या जो कार्य चल रहे थे वे बाधित ना हो। इसमें भारत ने भी पहल की है, क्योंकि भारत के भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे जो अब बंद हो गए हैं। हालांकि इसमें अब कहीं ना कहीं भारत को दिक्कत तो पेश आएगी ही, लेकिन फिर भी वो तालिबान के साथ अपने रिश्ते अब सुधारने की तरफ आगे बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में सरकार बनाने की राह जिस तरह से साफ नजर आ रही है, उसे देखते हुए भारत के पास विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में भारतीय कूटनीति का तालिबान को लेकर नजरिया बदलने लगा है। भारत वैसे अफगानिस्तान को लेकर बहुत जल्दबाजी में फैसला करने नहीं जा रहा, लेकिन संकेत इस बात के हैं कि देश के दीर्घकालीन हितों को देखते हुए तालिबान के साथ वार्ता की शुरुआत भी हो सकती है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई तकरीबन 45 मिनट लंबी वार्ता को भारत के इसी रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि देश हित में बहुत कुछ किया जाता है। अगर तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बन जाती है तो भारत बाद में उनसे बात भी कर सकता है। आगे बहुत कुछ देखना होगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी की यह बात सरकार के मिजाज में आ रहे बदलाव को बता रही है। तालिबान के रवैये पर विश्व की नज़र। ब्रिटेन ने भी कहा है कि अगर तालिबान का रवैया ठीक रहा तो वह उसके साथ काम करने को तैयार है। मंगलवार को समूह यानी G7 देशों की बैठक के बाद जारी बयान में यह कहा गया। संयुक्त बयान में इन देशों ने एक स्वर में कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार को वह इस आधार पर मान्यता देंगे कि उसका आतंकवाद को लेकर रवैया कैसा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यही बात कही है। पीएम की वैश्विक नेताओं से बातचीत में अफगानिस्तान अहम। पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नेताओं से होने वाली बातचीत में अफगानिस्तान का मुद्दा ही सबसे अहम रहा है। माना जा रहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ तालिबान की अगुवाई में बनने वाली सरकार को मान्यता देने के मुद्दे पर भी बातचीत की है। इस बातचीत से यह फैसला किया गया है कि दोनों देश अफगानिस्तान पर स्थायी तौर पर संपर्क में रहें। बहरहाल जानकारों का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका व पश्चिमी देश तालिबान के व्यवहार का कुछ दिन अध्ययन करेंगे, भारत भी वैसे ही करेगा और तब फैसला लेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि मुख्य जनगणना के साथ जाति की जनगणना मुश्किल। हालांकि ये न्यूज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल पेज में भी इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी विस्तार से, यानी कि डेटा के साथ डिस्कस कर चुके हैं। जाति की जनगणना को लेकर भाजपा और सरकार ने भले ही सकारात्मक रुख दिखाया हो, लेकिन इसके मुख्य जनगणना के साथ होना मुश्किल है। मुख्य जनगणना के बाद जाति की जनगणना अलग से हो सकती है। वजह यह है कि मुख्य जनगणना इस बार डिजिटल रूप से हो रही है और उसमें जाति की जनगणना के आंकड़े जुटाने के लिए नए सिरे से कोडिंग करने के साथ ही जनगणना कर्मियों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, जबकि कोरोना के कारण मुख्य जनगणना में पहले ही 1.5 साल की देरी हो चुकी है। भारत में जनगणना कराने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में कराने की तैयारी कर ली गई थी। पहले चरण में 2020 के अप्रैल से सितंबर के बीच पूरे देश के घरों और पशुओं की गिनती की जानी थी। दूसरे चरण में यानी फरवरी 2021 में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की योजना थी। इसके लिए लाखों कर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम भी पूरा कर लिया गया था। जनगणना के आंकड़े डिजिटल रूप से जुटाने के लिए कई वर्षों की मेहनत के बाद प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, जो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों स्थिति में काम कर सकते हैं। हालांकि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना का काम शुरू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गांवों में 100 दिन चलेगा स्वच्छता का अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गांवों की स्वच्छता और मजबूत बनाने के लिए बुधवार से सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। मात्र 100 दिनों के भीतर गांवों में 10 लाख सोकपिट बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सुजलाम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ODF प्लस स्टेट्स के दायरे में लाने की योजना है। गांवों में निकलने वाले गंदे पानी और कूड़ा प्रबंधन के लिए सोकपिट बनाए जाएंगे ताकि जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। सुजलाम अभियान अगले 100 दिनों तक पूरे देश में सघन रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान केवल सोकपिट ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके साथ गांवों के जलाशयों, पोखर व तालाबों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि गांवों में जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा सके। गांव के बाहर पड़े सार्वजनिक जलाशयों में पानी के भराव और निकासी की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़, अफगानिस्तान से आतंकी से सक्रिय हुए तो सख्त जवाब देगा भारत। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भारत सरकार यानी भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि हुई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यह बात तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत ने कही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि क्वाड को अब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध छेड़ने की रणनीति बनानी चाहिए। क्वाड हिंद प्रशांत महासागर मामले के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का गठबंधन है। जनरल रावत ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की पहले से आशंका थी, लेकिन यह इतनी तेजी से होगा यह हैरान करने वाला है। इस संगठन में पिछले 20 साल में कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन भारत क्षेत्र में आतंकवाद मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जनरल रावत अमेरिका की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय कमान के प्रमुख एडमिरल जॉन एक्विलिनो के साथ बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया था। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं करेंगी संयुक्त अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान के सामरिक कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की बड़ी अहमियत के बीच दोनों देशों की सेनाएं 30 अगस्त से 11 सितंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का यह 5वां संस्करण कजाकिस्तान के ट्रेनिंग नोड आयशा बीवी में होगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस संयुक्त अभ्यास के जरिए दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर सामरिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों की सेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब कजाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व फिर से कायम हो गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थक तालिबान के आने के बाद
भारत के लिए कूटनीति के साथ ही सामरिक चुनौती भी बढ़ गई है। इस लिहाज से कजाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण राजनयिक रिश्तों के साथ ही सामरिक संबंधों का भी होना राजनीतिक दृष्टि से अहम है। नेक्स्ट न्यूज, कनाडा 31 के बाद भी अफगानिस्तान में रखेगा सेना, ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं ये। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अफगानिस्तान में तैनात उनके देश के सैन्य अफसर 31 अगस्त की समय सीमा खत्म होने के बाद भी वहां से कूच नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार और तालिबान के बीच 31 अगस्त तक बचाव अभियान के बीच जो पूरा करने को लेकर सहमति जताई गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि हम तालिबान पर दबाव बनाते रहेंगे कि वह लोगों को वहां से जाने की अनुमति देना जारी रखे। हमारी प्रतिबद्धता है कि मौजूदा दौर में अफगानिस्तान का सर्वनाश न होने पाए। हम अपने सहयोगियों के साथ हर दिन अधिक से अधिक लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करते रहेंगे। G7 के हमारे अन्य सहयोगियों की भी यही प्रतिबद्धता है कि हम मिलजुल कर अधिकाधिक लोगों को वहां से बचा सकें। ट्रूडो का बयान G7 की मंगलवार को ही बैठक के बाद आया है, जिसमें नेताओं ने 31 अगस्त की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर चर्चा की है। इसी दिन अमेरिकी सेना की वापसी और बचाव अभियान को बंद करने पर तालिबान का जोर और अमेरिका की सहमति है, जबकि अमेरिका समेत अन्य नाटो देश की सरकारें अपने नागरिकों और उनसे जुड़े अफगान नागरिकों को विमान के जरिए बाहर निकालने का अभियान चला रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन से नहीं मिला सहयोग, अमेरिका नहीं जा सका कोरोना की उत्पत्ति का कारण। ये जाहिर सी बात है कि चीन इसमें सहयोग नहीं करेगा। दुनिया में अब तक 40 लाख से अधिक लोगों को की जान लेने वाले कोरोना महामारी की उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से हुई है या किसी लैब से इसका वायरस लीक हुआ था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। चीन की सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने और आंकड़े देने में आनाकानी से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी लंबी जांच पड़ताल के बाद भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर की गई जांच की रिपोर्ट मंगलवार को व्हाइट हाउस को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में बहुत दम नहीं है। वहीं चीन ने इस मामले पर अमेरिका उस बलि का बकरा बनाने का आरोप जड़ रहा है, यानी कि चीन ये कह रहा है कि अमेरिका उसे बलि का बकरा बना रहा है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, आवश्यक है विभाजन विभीषिका का स्मरण, और ये आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य विकास सारस्वत द्वारा। देखिए, ये आर्टिकल जो आप कह सकते हैं कि 14 अगस्त को विभीषिका यानी कि विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाने की घोषणा इस वर्ष की गई है, उसको लेकर है, क्योंकि जो विभाजन हुआ था जिसमें 20 लाख लोग मारे गए थे, उनकी याद में यह दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत की स्वतंत्रता के 74 वर्ष बाद पहली बार किसी सरकार ने विभाजन की विभीषिका को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्रासदी की मान्यता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि प्रति वर्ष 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि ऐसी भीषण त्रासदी जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ है, उसे भारतीय चिंतन और स्मृति पटल से या तो मिटाने का प्रयास किया गया या फिर उसके प्रति जानबूझकर उदासीनता बरती गई है। इस त्रासदी के घाव इतने गहरे हैं कि देश के बहुत बड़े हिस्से, खासकर पंजाब और बंगाल में बुजुर्ग लोग 15 अगस्त को सिर्फ विभाजन के ही रूप में याद करते हैं। यह लंबे समय तक सुप्त भारतीय चेतना और राजनीतिक निर्बलता का ही परिचायक है, जो त्रासदी मानव इतिहास में सबसे बड़े पलायन की वजह बनी है। इसके विपरीत विश्व के अन्य देशों में छोटी बड़ी त्रासदियों को सामूहिक चेतना में जीवित रखने के हर संभव प्रयास होते रहे हैं। यहूदियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नरसंहार की स्मृति को सहेजने के लिए अमेरिका से लेकर इजराइल तक स्मारक बना रखे हैं। जर्मनी और पोलैंड में यातना शिविरों को स्मारक के रूप में बदल दिया गया है। नाजी सेना के हाथों बड़े पैमाने पर
हुए यहूदी नरसंहार को याद करते हुए विश्व के तमाम देश 27 जनवरी का दिन होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन भी कोई अनायास हुई घटना नहीं थी। उसके पीछे वही इस्लामिक कट्टरता और अलगाववादी विचारधारा थी जो भारत को विजित भूखंड और भोग भूमि से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। मुस्लिम लीग की अगुवाई में विभाजन की मांग को व्यापक मजहबी समर्थन के पीछे वह सोच था जिसमें भारत में शासकीय वर्ग के तौर पर तो रहा जा सकता था, परंतु एक व्यक्ति एक वोट जैसी बराबरी का दर्जा नामंजूर था। सत्य यह है कि विभाजन जिन्ना की नहीं बल्कि मजहबी उन्माद से ग्रस्त एक बड़े मुस्लिम वर्ग की मांग थी। आज भले ही कुछ लोग दावा करें कि भारतीय मुसलमानों ने विभाजन को ठुकराया, परंतु तथ्य सर्वथा भिन्न है और कड़वा भी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मात्र घटनाओं को याद करने का अवसर नहीं है, इससे वे हिंसक और असहिष्णु विचारधारा भी कटघरे में खड़ी होती है जो इन त्रासदियों का कारण बनती है। विभीषिकाओं की स्मृति हमें निरंतर याद दिलाती है कि भावनाओं को भड़काकर कैसे बड़ी बड़ी त्रासदियां छोटे से समय में राष्ट्र को झकझोर सकती हैं। ऐसे अभिप्राय जनमानस को पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या विभाजन जैसी विभीषिका से देश को पर्याप्त सबक मिले या नहीं। केवल आत्म अवमानित या मृतप्राय समाज ही विभीषिकाओं को भुला सकते हैं। जीवंत समाज से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्मृति दिवस की घोषणा कर प्रधानमंत्री ने जताया है कि देश अपनी सबसे क्रूर त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील है और साथ ही ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कटिबद्ध है। नेक्स्ट आर्टिकल है अफगान महिलाओं पर अखरती चुप्पी, और यह आर्टिकल लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा ने। जिस दिन तालिबान ने काबुल की ओर कूच किया था उसी शाम को अफगान शिक्षा मंत्री का एक इंटरव्यू चैनल पर सुना गया। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपनी बेटी के साथ घर पर हूं, मगर कल सुबह क्या होगा उसका नहीं पता। तालिबान के कब्जे से आशंकित अफगान महिला नेटवर्क की संस्थापक महबूबा सिराज ने बेहद दुखी स्वर में कहा कि दुनिया के नेताओं को शर्म नहीं आती। उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। हमारा देश 200 साल पीछे चला जाएगा। अमेरिका, रूस, नॉर्दर्न अलायंस किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। आखिर हमने क्या गलत किया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की भूतपूर्व प्रतिनिधि आयशा खुर्रम ने कहा, जो लड़कियां स्नातक अंतिम वर्ष में थीं, पता नहीं अब वे पढ़ाई पूरी कर पाएंगी या नहीं। अफगान फिल्मकार सहारा करीम ने एक दिन पहले ही दिल दहलाने वाला एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने दुनिया से अपील की कि उनकी तरफ से मुंह ना मोड़ा जाए। हालिया तख्ता पलट के बाद तालिबान ने कहा था कि वे महिला अधिकारों का सम्मान करते हैं और उन्हें महिलाओं के नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी चैनल पर एक महिला एंकर खदीजा अमीन को दिखाया भी गया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उस महिला एंकर को हटा दिया गया। तालिबान का कहना है कि वे महिलाओं को शरीयत के अनुसार अधिकार देंगे। पिछले दिनों भारत में आम की टोकरी जैसा एक साधारण कविता जिसमें लड़कियों के लिए छोकरी शब्द का प्रयोग किया गया था, उसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ। छोकरी को अपमानजनक बताया गया है, वो अभी तब जबकि ब्रज भाषा और हरियाणा के इलाकों में लड़कियों को छोरियां बोला जाता है, जहां तक कि दंगल फिल्म में भी लड़कियों को छोरियों शब्द से संबोधित किया गया है। तालिबान सारे अधिकार पुरुषों को देते हैं। महिलाएं सिर्फ वही कर सकती हैं जो पुरुष चाहते हैं। वे घर से बाहर जाएं कि ना जाएं तो किस पुरुष के साथ, क्योंकि सारी पुरुष सत्ताएं मानती हैं कि अकेली बाहर निकलती महिलाएं बिगड़ जाती हैं। उस पर नियंत्रण इसी तरह रखा जा सकता है कि हरदम कोई पुरुष उसके साथ हो। यही नहीं, महिलाओं की नौकरी पर भी पाबंदी है, क्योंकि आत्मनिर्भर महिलाएं पुरुषों के नियंत्रण में नहीं रहती हैं। तालिबान ने स्थानीय लोगों से 12 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की महिलाओं की लिस्ट मांगी है ताकि उनका विवाह तालिबान के समर्थकों से किया जा सके और वे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। यानी तालिबान की नज़र में महिलाओं की हैसियत सिर्फ
संतान पैदा करने वाली मशीन की जैसी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बहुत गर्व से कहती हैं कि उनका तो जीवन ही महिलाओं के लिए काम करके बीता है। अफसोस है कि अफगान महिलाओं पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया। हिलेरी क्लिंटन भी खामोश हैं, सिर्फ इसलिए कि जो बाइडेन उसी डेमोक्रेटिक दल के नेता हैं जिस दल से इन दोनों का वास्ता है। नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की चिंता। देखिए, इस न्यूज़ को हम सबसे पहले ही न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि जमकर लोन बांटने की तैयारी में केंद्र। अब जो ये लोन बांटे जाएंगे उसमें रिकवरी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार त्योहारी सीजन में जमकर लोन बांटने जा रही है और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा ताकि हर सेक्टर के इच्छुक लोगों को आसानी से लोन मिल सके। सरकार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी MFI के जरिए आबादी के आखिरी छोर तक लोन की सुविधा देने जा रही है। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? देखिए, माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में कार्य करती हैं। इसके तहत कर्ज वंचित आय वर्ग वाले लोगों को ये दिया जाता है, जिसमें से अधिकांश लोगों के पास तो बैंक खाते तक नहीं होता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं व्यवहारिक रूप से महिलाओं को कर्ज देने का कार्य करती हैं, जिसमें कर्ज वापसी साप्ताहिक मासिक आधार पर होती है। विजय महाजन को भारत में माइक्रो फाइनेंस का जनक कहा जाता है। वे बेसिक्स सोशल एंटरप्राइजेस ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। इनका जन्म 1954 पुणे में हुआ था। अगले 45 दिन में MFI की मदद से गांव और दूर दराज के उन इलाकों में भी लोन की सुविधा शुरू की जाएगी जहां बैंक या वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं। RBI की तरफ से कोरोना लोन पॉलिसी के तहत दिए जा रहे पर्सनल लोन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में भी तेजी लाने के लिए बैंक को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लोन की वितरण दर को बढ़ाने के लिए अक्टूबर से सभी बैंक जिले स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो रही है और बैंकों से प्रत्येक जिले में जाकर सभी सेक्टर को लोन देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2025 तक $1,00,000 करोड़ का हो जाएगा रिटेल बाजार। वॉलमार्ट के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डग मैकलन का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे रोमांचक खुदरा बाजारों में से एक है। इसकी अपनी विशिष्टता है और यह वर्ष 2025 तक बढ़कर $1,00,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और मैकमिलन ने बुधवार को कहा कि भारतीय बाजार की विविधता को देखते हुए कंपनी को स्थानीय स्तर पर सोचना होगा और स्थानीय स्तर पर ही क्रियान्वयन करना होगा। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में न्यूज़ है पैरालंपिक से कि भाविना व सोनल को पहले ही दौर में मिली हार। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और सोनल पटेल को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बुधवार को यहां अपनी स्पर्धा के शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की क्लास 3 वर्ग में भाग ले रही सोनल पहले 3 गेम के बाद बढ़त पर थी, लेकिन उसके बाद उनकी लय गड़बड़ा गई और वह विश्व में चौथे नंबर की चीनी खिलाड़ी और रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता ली कुआन से 11-9, 3-11, 17-15, 7-11 और 4-11 से हार गईं। ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने जीता पैरालंपिक का पहला स्वर्ण। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक बुधवार को यहां ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने जीता। ग्रेको ने वेलोड्रोम ट्रैक पर महिलाओं की 3000 मीटर परस्यूट में पहला स्वर्ण यानी कि पहला स्थान हासिल किया है। चीन की वांग जियोमी ने रजत और जर्मनी की डेनिस सिंडरर ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आज का 26 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 26 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल गया है, यानी कि कल रात में लाइव सेशन के तहत क्वेश्चन डिस्कस कराए गए थे, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।